नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सुन रहे हैं केसी स्कैरी चैनल। दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अम्बा, जिसका पहला अध्याय आप सब सुन चुके हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं कहानी का दूसरा अध्याय और चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। अम्बा का भाई, जिसका नाम था रंगा। मंत्रा ने अम्बा की माँ अपने बेटे रंगा को अम्बा को बुलाने को कहती है। रंगा, जरा देख तो अम्बा कहाँ है, और उसे बोल कि कलश की यात्रा निकलने वाली है। आकर एक कलश उठा ले और हमारे साथ चले। जा, जल्दी कर। रंगा माँ की बात सुनकर अम्बा को ढूंढने मेले में चला जाता है और जाकर अम्बा को सारी बात बताता है और घर जल्दी चलने को कहता है। अम्बा के साथ सारी सहेलियां भी अपने अपने घर कलश यात्रा में जाने के लिए पहुंचती हैं। थोड़ी तैयारियों के बाद गांव की सभी महिलाएं और पुरुष यात्रा के लिए निकले। महिलाएं सर पर कलश उठाकर चलती आ रही थी और उनके आगे और पीछे पुरुषों की भीड़ थी, साथ साथ जो चल रही थी। दरोगा साहब भी बिल्कुल चौकन्ना हो यात्रा में शामिल हुए। यात्रा गांव से बाहर निकलकर चौपाल से होती हुई आम के बहुत बड़े व घने बगीचे से होकर सीधा शहर जाने वाले रास्ते पर पहुंची। इतने तक का सफर तो ठीक रहा, लेकिन जब सभी शहर वाले रास्ते पर पहुंचे, जिसके दोनों तरफ सिर्फ घने जंगलों में अंधेरा भरा हुआ था, जहां पर कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, अचानक तेज हवा बहने लगी। साए साए करती हवा कलश के सारे दीपों को धीरे धीरे बुझाने लगी। दिया बुझना तो अशुभ माना जावे है। ये क्या हो रहा है? सारे गांव वालों के मुंह से बस यही बातें सुनने को मिल रही थी। अचानक इतनी तेज हवा, अभी तक तो मौसम ठीक था, अभी ऐसी क्या स्थिति आ गई? दरोगा साहब ने आश्चर्य से कहा। हवा इतनी तेज थी कि सभी गांव वाले घबरा गए। दरोगा साहब ने आश्वासन देते हुए सभी को कहा, आप सब बिल्कुल मत घबराओ, कुछ भी नहीं होगा। बस सभी एक साथ रहना, कोई भी झुंड से अलग होने की कोशिश मत करना। दरोगा साहब के आदेशानुसार उनके सैनिक गांव वालों को चारों तरफ से घेरे हुए थे, ताकि उनकी सुरक्षा में गांव वालों को कोई भी परेशानी ना हो। दरोगा साहब और उनके सैनिकों चारों तरफ नज़र घुमा घुमा कर देख रहे थे, मगर तूफान इतनी तेज थी कि कुछ भी ठीक से देख पाना मुश्किल था। इस तूफान ने सबको परेशान कर दिया और फिर अचानक बारिश भी शुरू हो गई। सबको यही ताज्जुब हो रहा था कि इतनी चांदनी रात में आखिर तूफान कहाँ से आया। अम्बा की माँ ने कहा, अरे मारा राम जी, ये तूफान ने तो घनघोर की पूजा का सत्यानाश कर दिया, अब क्या होगा? और इतना कहकर वो अपनी बेटी अम्बा को ढूंढने लगी, जिसकी तबीयत पहले से नासाज थी। माहौल थोड़ा संभलता कि तभी जंगल के रास्ते से किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। जब यह आवाज़ सबके कानों तक पहुंची तो सभी डर गए और इधर उधर भागने लगे। दरोगा साहब ने सभी को शांत कराया और एक साथ रहने को बोला। परिस्थिति को बिगड़ता देख सरपंच शाह ने दरोगा साहब से घबराते हुए कहा, दरोगा साहब, ये कैसी आवाज़ थी? कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो, जिसका हमें डर था। दरोगा साहब ने कहा, होनी अनहोनी तो बाद में सरपंच साहब, लेकिन सबसे पहले मुझे वहाँ जाकर देखना होगा कि आखिर ये आवाज़ किसकी थी। सरपंच भी बोले, नहीं नहीं दरोगा साहब, आप जंगल में अकेले मत जाइए, कहीं वो चुड़ैल मिल गई तो अनर्थ हो जाएगा। दरोगा साहब ने यह सुनकर कहा कि आप चिंता मत कीजिए सरपंच जी, मुझे कुछ नहीं होगा। और हाँ, आप यहाँ रुककर गांव वालों को संभालिए, मैं अभी आया। इतना कहकर दरोगा साहब जंगल में अकेले ही चल दिए, मगर सरपंच साहब बहुत ही घबराए हुए थे कि कहीं कोई परेशानी ना हो। इधर उधर तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था और बारिश तो ऐसी जैसे इंद्र भगवान ने नल खुला छोड़ दिया हो। गांव वाले कहीं किसी पेड़ के पास तो कहीं किसी पत्थर के पास दुबक कर बैठे थे।
और वो करते भी तो क्या, एक तरफ ये तूफान, ये बारिश और दूसरी तरफ चुड़ैल का डर। गांव वालों ने तो आज अपना आखिरी दिन समझ लिया। जब जंगल में दरोगा साहब को आवाज़ तेजी से सुनाई दी तो उस ओर भागे और उन्होंने देखा कि सामने एक आदमी दर्द से तड़प रहा था। वो पूरी तरह खून से लथपथ था। उसके पैर टूट चुके थे और वो ज़मीन पर अधमरी हालत में लेटा हुआ था। पहनावे से तो ऐसा लग रहा था कि वो इन्हीं गांव वालों के बीच का कोई और कलश यात्रा में शामिल हुआ था। पूछने में उसने बताया कि गांव का ही वो आदमी है। दरोगा साहब ने कहा, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? कौन लेकर आया तुम्हें यहाँ? आदमी कराहता हुआ आवाज में बोला, साहब मैं तो झुंड में खड़ा था, तभी अम्बा ने मुझे झाड़ी में बुलाया। मुझे लगा कोई काम होगा और मैं चला आया। पास गया तो देखा कि अम्बा का चेहरा बहुत अजीब था। वो किसी डायन की तरह दिख रही थी और अचानक ही उसने मुझ पर वार कर दिया। उस आदमी ने इतना बोला ही था कि उसी समय उसकी मौत हो गई। दरोगा साहब को ये मालूम हो गया कि कातिल कोई और नहीं बल्कि कोई लड़की है जिसका नाम अम्बा है। वो कुछ दूर और चले और उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। वो कुछ सोच समझ पाते कि एक मोटा और नुकीला लकड़ी का टुकड़ा दरोगा साहब को आकर लगता है और वो घायल हो जाते हैं। जब वो उस ओर देखते हैं जिस ओर से उन पर वार किया गया तो कुछ ही दूरी पर सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने घूंघट किया हुआ था। दरोगा साहब गुस्से में उसके पीछे उसे पकड़ने को भागे तो वो और भी तेजी से भागने लगी। दरोगा साहब ने कहा, रुको, तुम जो कोई भी हो वहीं रुक जाओ, नहीं तो मैं मजबूरन गोली चला दूंगा। मगर उस पर दरोगा साहब के बातों का बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था और वो सीधा भागती चली जा रही थी। कुछ देर के भागा दौड़ी के बाद दरोगा साहब को मजबूरन गोली चलानी पड़ी। लेकिन गोली बंदूक से निकली ज़रूर, मगर उस औरत के आर पार हो गई और उसे ज़रा भी खरोंच नहीं आई। वो वहीं खड़ी हो गई और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उधर गोली चलाने की आवाज़ सुनकर गांव वाले भी सहम गए और उन्हें ये डर सताने लगा कि कहीं दरोगा साहब को कुछ ना हो जाए। इधर उस चुड़ैल ने दरोगा साहब से कहा, मरे हुए को क्या मारोगे तुम? मैं पूरे गांव को खत्म कर दूंगी। जाओ अपना काम करो, वरना आज तुम्हारा भी आखिरी दिन और आखिरी रात होगा। दरोगा साहब को डर नहीं बल्कि अचंभा हुआ। उन्होंने कहा कि कौन हो तुम और क्यों मार रही हो सबको? दरोगा साहब के सवालों का वो कुछ भी जवाब नहीं देती। सामने चुपचाप खड़ी रहती और मानो जैसे भूत बन गई हो। दरोगा साहब ने उससे दोबारा पूछा, कौन हो तुम? अपना चेहरा दिखाओ, घूंघट हटाओ। फिर भी वो कोई जवाब नहीं देती और वहीं खड़ी रहती है। दरोगा साहब धीरे धीरे उसके आगे बढ़ने लगते हैं। मौका मिलते ही उसे दबोच लेते हैं, मगर वो अचानक ही वहाँ से गायब हो गई। तेज हवा चलने लगी और अचानक उसने चारों तरफ धुंध पैदा कर दिया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद दरोगा बाबू को फिर से वो औरत दिखाई दी और इस बार उन्होंने ठान लिया था कि वो उसका चेहरा देखकर ही मानेंगे। वो उसके करीब धीरे धीरे बढ़ने लगे और उसके पास वो पहुंच ही पाते कि अचानक तेज हवा ने खुद ही उसके घूंघट को उठा दिया। फिर जो दरोगा साहब ने देखा वो उन्हें अचंभित करने वाला था। वो कुछ कह पाते कि इससे पहले दरोगा साहब के सिपाही ने उन्हें पीछे से आवाज़ लगाई, सर कहाँ हैं आप? इतना सुनकर दरोगा साहब पीछे पलटे ही थे कि इतने में ही वो औरत गायब हो गई और जब दरोगा साहब ने सामने देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। इतने में दरोगा साहब का सिपाही वहाँ पहुँचा। सर आप ठीक तो हैं? ये गोली चलने की आवाज़ कैसी थी? दरोगा साहब ने अपने सिपाही को कुछ भी नहीं बताया और चुपचाप वहाँ से चले गए।
दरोगा साहब ने कहा, कुछ नहीं, कोई जानवर था इसलिए मैंने डर की वजह से गोली चला दी। चलो यहाँ से, कोई भी नहीं है यहाँ पर। इतना कहकर वो अपनी सिपाही के साथ वापस जंगल के रास्ते से निकल आए। उन्हें सही सलामत देखकर गांव वाले और सरपंच साहब बहुत खुश हुए। दरोगा साहब ने उन लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फिर दरोगा साहब ने बहुत ही सलामती से सभी को गांव वापस पहुंचा दिया और खुद वापस अपने हेड क्वार्टर पहुंचे। दरोगा साहब को रात भर नींद नहीं आई क्योंकि उन्होंने जो चेहरा देखा था वो चेहरा उन्होंने पहले भी कहीं देखा था, मगर उन्हें याद नहीं आ रहा था कि उन्होंने उसे कहाँ देखा था। दरोगा साहब ने अपने दिमाग पर बहुत ज़ोर डाला और ज़ोर लगाने के बाद उन्हें ये पता चला कि आखिर उन्होंने ये चेहरा कहाँ देखा था। फिर क्या था? उन्हें सुबह होने का बेसब्री से इंतज़ार होने लगा। और फिर अगली सुबह लगभग 6:30 बजे दरोगा साहब बिस्तर से उठे और गुसल खाने में जाकर हाथ मुंह धोया। उसके बाद अपने नौकर से कहकर एक कप गर्म चाय की प्याली मंगवाई और बालकनी में बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए सोच में पड़ गए। उनका पूरा ध्यान सिर्फ रात के गुजरे हुए घटना पर ही था और उस लड़की का चेहरा बार बार उनके सामने आ रहा था जो कि जंगल में मिली थी। वो बहुत ही कोशिश कर रहे थे उस चेहरे को पहचानने की। आखिर उस रात के पहले उन्होंने उस लड़की को कहाँ देखा था कि तभी अचानक दरोगा बाबू के ऊपर के अफसर का फ़ोन आया। कॉल पर बात होती है और सामने से ये सवाल आता है कि मंडावा गांव के केस का क्या हुआ। दरोगा बाबू कहते हैं कि जी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस कहानी को सुलझाने की, मगर जितना मैं इसके भीतर घुस रहा हूँ मुझे उतना ही राज दफन दिखाई दे रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं। मैं कुछ दिन से बहुत परेशान हूं, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं इस केस को आसानी से सॉल्व कर दूंगा और आपको जल्दी रिपोर्ट करूंगा। सामने से कॉल पर दरोगा साहब को हिदायत भी मिली कि उस गांव के बारे में पुराने अफसर ने भी कुछ अजीबो-गरीब बातें बतलाई थीं और ज़रा उस पर भी गौर किया जाए और संभल कर इस केस को सॉल्व करें। दरोगा साहब के पूछने पर सामने से अफसर साहब ने बतलाया कि उस गांव में जादू टोने और भूत प्रेत की बहुत सारे किस्से देखे और सुने गए हैं और इस केस को हल करते करते कहीं गाड़ी पटरी से ना उतर जाए, इसका भी ख्याल रखना होगा। दरोगा साहब ने कहा, हाँ सर, शायद हम जो देख रहे हैं कहानी उससे भी ज़्यादा पेचीदा है। इतना कहकर दरोगा साहब ने फ़ोन काट दिया और कुछ सोचने के बाद वो जल्दी जल्दी अपनी खाकी पोशाक में आए और अपनी जीप ली जिसको दरोगा साहब का सिपाही चला रहा था। उन्होंने उसे तुरंत ही मंडावा चलने को कहा और गांव की तरफ निकल गए। उन्हें शायद ये मालूम हो रहा था कि आगे उन्हें क्या करना है। वो सीधा मंडावा गांव पहुंचे और फिर दरोगा साहब की गाड़ी सरपंच साहब के घर के सामने आकर रुकी। सामने चारपाई पर बैठकर मोती बाबा सुबह की चाय का मज़ा ले रहे थे। दरोगा साहब उनके पास जाकर बोले, राम राम पूर्व सरपंच साहब। मोती बाबा ने कहा, जी राम राम दरोगा बाबू, क्या बात है इतनी सुबह सुबह? आइए बैठिए, चाय नाश्ता कर लीजिए। दरोगा साहब की चारपाई पर बैठने पर उनके सामने चाय के प्याले और नाश्ते का प्लेट आ गया। कुछ ही देरी में उन्होंने नाश्ता ख़त्म किया और कहा कि बात ही कुछ ऐसी थी कि सुबह सुबह आना पड़ा। कल रात के हादसे ने तो मेरी नींद उड़ा दी। ये सुनकर मोती बाबा ने कहा कि बात तो आपने ठीक कही दरोगा साहब, कल रात के हुए हादसे ने तो पूरे गांव के होश उड़ा दिए थे, मगर भगवान का शुक्र है कि गांव के किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ सिवाय उस आदमी के। पता करवाना था हमने, वो भंडारी के घर पर दूध पहुंचाने का काम करता था। बड़ा ही भला आदमी था बेचारा, न जाने कैसे उस चुड़ैल के चक्कर में पड़ गया।
मोती बाबा ने इतना कहकर अफसोस जताया और चाय की कप उठाई और चाय की चुस्कियां लेने लगे। साथ में दरोगा बाबू भी चाय पीने लगे। दरोगा बाबू ने कहा, हाँ, उस आदमी की शिनाख्त हो गई। उसके परिवार में सिर्फ उसका एक छोटा सा बेटा था। पत्नी पहले ही गुजर चुकी थी। उसका बेटा बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है। वो दूध बेच बेच कर उसके अपने बेटे को अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया है। अब सरकार से मुआवजा दिलवाने की बात करानी है ताकि उसके बेटे की पढ़ाई पूरी हो सके, आगे चलकर वो कोई अच्छा आदमी बन सके। खैर, सरपंच साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे। दरोगा साहब ने मोती बाबू से पूछा। मोती बाबा ने कहा कि वो नगर पंचायत गए हुए हैं, किसी काम से सुबह तड़के ही निकल गए थे। कह रहे थे कि कोई सरकारी काम है, बस आते ही होंगे, आप थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। क्या कोई खास बात है? दरोगा बाबू ने मोती बाबा को कुछ नहीं बताया और बस अपनी गर्दन ना में हिलाई और चुपचाप चारपाई पर बैठे रहे। मोती बाबा भी शांत बैठे थे। तभी सरपंच साहब की गाड़ी आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। यूं ही कुछ 10-15 मिनट ही हुए होंगे। सरपंच साहब गाड़ी से उतरे और दरोगा बाबू को देखकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत किया। सरपंच साहब गाड़ी से उतरे और मुस्कुराए और बोले, राम राम दरोगा बाबू, बताइए कैसे आना हुआ। दरोगा बाबू चारपाई से खड़े होकर सरपंच को नमस्ते करते हैं और उनके कुछ ज़रूरी बात करनी है ये कहकर उन्हें अकेले में ले जाते हैं। उधर अम्बा का भाई बेहद घबराया हुआ और अम्बा पर बहुत ही नाराज़ दिखाई दे रहा था कि उसकी माँ मंत्रा ने पूछ लिया, अरे क्या हुआ तन्ने, काहे मुँह फुला रखा है? रंगा ने बोला, ये सब जो हो रहा है इसका कारण कोई अपना ही होगा। मंत्रा ने कहा, ये तू क्या बोल रहा है? रंगा ने फिर कहा, हाँ मासा, गांव वालों के डर का कारण क्या है मैं जानता हूँ। मंत्रा ने कहा कि के मतलब है थारा, के कहना चाहे है तू, मने ठीक ठीक बता। रंगा ने अपनी माँ के पास जाकर धीरे से कहा, मासा, मैं जानता हूँ कि गांव वालों के मौत का कारण कौन है और उनकी मौत कौन कर रहा है, इन सब के पीछे कौन है। ये सुनकर मंत्रा ने कहा, छोरा, ये सब तो वो शहर जाने वाले रास्ते की चुड़ैल कर रही है, तो तू ये क्या बोल रहा है? रंगा ने अपनी माँ की बात सुनकर कहा, नहीं मासा, ये कोई चुड़ैल नहीं बल्कि। रंगा ने अपनी माँ से आगे कहने ही वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। खटखट की आवाज़ ने शोर मचा दिया। आवाज़ आई, किवाड़ खोलो। मंत्रा ने भीतर से आवाज़ लगाई, हाँ आ रही हूँ। अब क्या खटखटा खटखटा के किवाड़ तोड़ दोगे? और जाकर दरवाज़ा खोला। जब मंत्रा ने किवाड़ खोला तो उसने देखा कि सामने सरपंच साहब और दरोगा साहब अपने 2 सिपाहियों के साथ खड़े थे। उसमें से एक महिला कांस्टेबल भी थी। ये देख मंत्रा और रंगा असमंजस में पड़ गए, क्योंकि आज तक तो कभी भी दरोगा साहब घर ना आए थे और आज सरपंच साहब के साथ पधारे हैं। ज़रूर कोई गंभीर बात होगी। मंत्रा ये सोच रही थी कि दरोगा साहब ने आवाज़ लगाई, अम्बा कहाँ है? दरोगा साहब के मुंह से अम्बा का नाम सुनकर मंत्रा घबरा गई और उसने दरोगा साहब से पूछा, क्या बात है साहब, हमारी अम्बा ने कोई कसूर कर दियो के? आप उसे इस तरह क्यों बुला रहे हैं? और हाथ जोड़कर सरपंच के पास आकर कहती है, सरपंच साहब, क्या बात है, अगर हमारे अम्बू ने कोई गलती की हो तो उसे माफ़ कर दीजिए। अरे वो तो बच्ची है, ना समझ है, इधर उधर कूदती फिरती रेवे है। सरपंच साहब कुछ कह दियो है क्या उनके? क्या करा उसने? किसी का मटका फोड़ा या किसी के बगीचे से आम चुराया उसने? क्या कसूर है हमारी छोरी ने? ये सब सुन सरपंच साहब ने मंत्रा से कहा, अगर थारी छोरी ने ये सब किया होता तो मैं उसे माफ़ कर देता, मगर उसने तो घनो पाप कियो है मंत्रा।
ये सुनकर मंत्रा के आंखों में आंसू आ गए और वो चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगी, हाय राम जी, ये क्या बोल रहे हो सरपंच साहब, ऐसा क्या कर दिया उसने? अरे अम्बा के बापू, कहाँ हो, ज़रा इधर तो आओ, देखो सरपंच साहब और दरोगा साहब क्या कह रहे हैं हमारी अम्बा के बारे में। थोड़ी देर में अम्बा के पिता गोरखनाथ जमींदार पहुंचे। राम राम सरपंच साहब और दरोगा साहब, आज हमारे घर कैसे? मंत्रा ने अम्बा के बापू को सारी बात बताई। गोरखनाथ घबरा गया और उसका कारण पूछा तो सरपंच साहब और दरोगा साहब मौन रहे। रंगा ये सारी बातें सुन रहा था। शायद उसे मालूम हो गया था कि अम्बा के बारे में दरोगा साहब सब कुछ मालूम कर चुके हैं, इसलिए ही वो यहाँ आए हुए हैं। गोरखनाथ ने कहा, दरोगा साहब, सरपंच साहब, आप लोग अगर अम्बा की शिकायत लेकर आए हैं तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, पर आप लोग बाहर मत खड़े रहिए, अंदर आइए, बैठिए और इत्मीनान से सारी बात बताइए। आखिर बात क्या है? अम्बा ने ऐसा क्या किया? गोरखनाथ के कहने पर सभी भीतर आए और चारपाई पर बैठे। कुछ देर तक तो सभी मौन रहे, लेकिन फिर दरोगा साहब ने कहा, देखिए बात कुछ ऐसी है कि सरपंच साहब ने उन्हें रोकते हुए कहा, देखो गोरखनाथ, हम सब एक ही गांव के हैं और मैं अम्बा बिटिया को अच्छे से जानता हूँ, लेकिन जो दरोगा साहब ने बताया उनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि गांव का माहौल ही कुछ ऐसा है, कोई भी शक के घेरे में आ सकता है। मारे को भी यकीन ना हो रहा, लेकिन शंका मिटाने की में बुराई क्या है? गोरखनाथ ने कहा, सरपंच साहब, आप मारे को साफ साफ बताइए, आखिर बात क्या है? सरपंच साहब ने तब बताया कि गोरखनाथ, दरअसल बात यह है कि आज सुबह तड़के ही दरोगा साहब हमारे घर पर आए और उन्होंने जो मुझे बताया उस पर मारे को भी यकीन नहीं हो रहा। दरोगा साहब ने बताया कि सरपंच साहब, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है अकेले में। सरपंच साहब ने कहा, जी बताइए दरोगा साहब, क्या बात है? दरोगा साहब ने कहा कि जी कल जंगल में मैंने एक लड़की को देखा था जो उस गांव के आदमी के मौत पर वहां दिखी थी। उसे मैंने गांव में भी कहीं देखा था। मेरा मानना है कि इन सब के पीछे उस लड़की का ही हाथ है। उसने मुझे धमकी भी दी थी कि वो पूरे गांव को मार देगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। वो लड़की गांव में कहाँ रहती है यह आपको बताना है। सरपंच साहब ने कहा कि इन सबके पीछे गांव की किसी छोरी का हाथ है, मारे को तो यकीन ना होवे दरोगा साहब। अच्छा, आप मारे को बताओ कि वो लड़की दिखने में कैसी थी? दरोगा साहब ने बताया कि उसने घाघरा चोली पहन रखी थी, पूरे राजस्थानी पोशाक में थी, उम्र कुछ यूं ही 20-25 साल लग रही थी, पैरों में मोटे मोटे पायल भी पहना हुआ था उसने। अरे दरोगा साहब, ऐसी पोशाक और साज सज्जा तो गांव की हर लड़की करे, उसमें कुछ तो अलग होगा जो आपको दिखा होगा। सरपंच साहब ने दरोगा बाबू को बीच में ही टोकते हुए कहा। दरोगा साहब ने कहा कि नहीं, और कुछ तो नहीं, लेकिन इस आदमी के मुंह से उसका नाम सुना था मैंने, कोई अम्बा करके। दरोगा साहब ने सरपंच को बताया। सरपंच साहब ने कहा कि ये तो हमारे घर के जमींदार गोरखनाथ की छोरी है, पहले 2 बहनें थी, अब एक ही रह गई। दरोगा साहब ने कहा, मतलब? मैं समझा नहीं। सरपंच साहब ने बताया कि बड़ी ही लंबी कहानी है, फिर कभी फुर्सत से बताऊंगा, लेकिन अभी ज़रूरी है कि अम्बा से पूछताछ की जाए उसके घर चलकर। आइए, मैं लिए चलता हूँ गोरखनाथ के घर। दरोगा साहब ने कहा कि बस फिर हम यहाँ आ गए और मुझे शक है कि कहीं इन सब मौतों के पीछे अम्बा तो नहीं। दरोगा साहब ने कहा कि मंत्रा जी, अम्बा को बुलाइए, उसके सामने ही आपको सब पता चल जाएगा। मंत्रा ने कहा कि लेकिन दरोगा साहब, वो तो घर पर ना है, अपनी सहेलियों के साथ आम के बगीचे में गई है। तभी दरोगा बाबू ने कहा, तो फिर ठीक है, हम वहीं चलते हैं। दरोगा साहब बगीचे की तरफ अम्बा को ढूंढने निकल गए और उनके पीछे पीछे सरपंच साहब, रंगा, उसकी माँ और बापू भी थे। जब सब बगीचे में पहुंचे तो नज़ारा कुछ और ही था।
अम्बा की तीनों सहेलियां जमीन पर बेहोश पड़ी हैं और अम्बा वहां कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। मोती जमीन पे पड़ी जोर जोर से कराह रही थी। दरोगा साहब ने उसे होश में लाने की कोशिश की और उससे पूछा कि तुम सबकी ऐसी हालत किसने की। मोती लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, अम्बा। मोती ने इतना कहा ही था कि उसकी आंखें फिर से बंद हो गई और वो बेहोश हो गई। अब तो दरोगा साहब आंख बबूला हो गए और कॉल करके चंद सिपाहियों को बुलवाया। अम्बा को पूरे जंगल में ढूंढने का आदेश दे दिया। मंत्रा, मारे तो कुछ समझ में ना आवे दरोगा साहब, ये सब क्या हो रहा है। मंत्रा और गोरखनाथ दोनों बुरी तरह घबरा गए। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अम्बा ऐसा क्यों कर रही है। बगीचे में चारों तरफ सिपाही फैल गए और चारों शोरों से अम्बा को ढूंढने लगे। साथ में गोरखनाथ और मंत्रा भी अम्बा को पुकारने लगे, मगर रंगा ज्यों का त्यों खड़ा रहा और पसीने से लथपथ हो गया, जैसे कुछ छुपा रहा हो। अम्बा को ढूंढते ढूंढते जब मंत्रा ने रंगा को देखा तो उसके पास जाकर कहा, क्या बात है रंगा, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? कहीं तू तो ये नहीं समझ रहा कि तेरी बहन अम्बा ही दोषी है? ये कहते ही मंत्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे छुपाती हुई रंगा को अपने सीने से लगा लेती है और कहती है, तू घबरा मत रंगा, अम्बा को कुछ नहीं होगा, वो दोषी नहीं है। अरे तू ही तो सोच, वो सारे गांव वालों को इतना प्रेम करती है, उसकी जान कैसे ले सकती है? नहीं नहीं, ऐसा कतई ना होवे। मैं जानू हूँ मारी छोरी को, एक बार वो मिल जाए तो सारा सच खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। रंगा जोर से चिल्लाते हुए गुस्से में बोला, नहीं मासा, ऐसा नहीं है। आपकी बेटी अम्बा ही कसूरवार है, उसने ही गांव वालों को मारा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इतने में मंत्रा ने रंगा के मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप कराया और कोने में एक पेड़ के पास ले गई। दरोगा बाबू, चारों तरफ छान मारो, अम्बा यहीं कहीं होगी। सरपंच साहब, मुझे तो पहले से ही शक था, मगर आने में देर हो गई। सरपंच साहब ने कहा, मारे को तो अब भी यकीन नहीं होवे कि दरोगा साहब अम्बा ऐसा कर सकती है। जो छोरी सारे गांव की लाडली हुआ करती थी, वही गांव वालों की मौत का कारण बन गई, लेकिन ऐसा करके उसे मिला क्या? दरोगा बाबू ने कहा कि अब ये तो अम्बा ही बता सकती है कि वो ये हत्याएं क्यों कर रही है। उधर मंत्रा, इतनी जोर से मत चिल्ला, सब सुन लेंगे। ये तू क्या बकवास कर रहा है? रंगा ने कहा कि मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ मासा, अम्बा ही है जो सबको मार रही है। फिर मंत्रा ने कहा कि अरे बावला हो गया है का? मानती हूँ कि तेरी और अम्बा की बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तू उस पर इल्ज़ाम लगाएगा। लेकिन रंगा ने कहा कि मैंने अपने आंखों से देखा है मासा, अम्बा को, उस आदमी को मारते हुए। मंत्रा फिर कहती है, किस रात? क्या बात कर रहा है तू? तब रंगा कहता है कि मासा, जब घनघोर की पूजा में कलश यात्रा निकल रही थी, तब हजारों गांव वालों की भीड़ में अम्बा कहीं दिखाई नहीं दी, तो मैं उसे ढूंढने लगा। और तब उसे ढूंढते ढूंढते जब मैं जंगल की ओर निकल आया, तब मैंने देखा कि बारिश के पानी में भीगी हुई जंगल की गीली मिट्टी में अम्बा पूरी तरह से सनी हुई थी और उसके हाथों में एक खंजर था जो खून से लथपथ दिखाई दे रहा था। तो मैं तभी समझ गया कि ज़रूर कोई बात है, क्योंकि मैं उस रात अम्बा को घर से बाहर जाते हुए देख लेता था। वो आधी रात को जब सभी गांव वाले सो जाते थे, तब अम्बा बाहर चली जाती। तब मैंने सोचा कि पूरे गांव में दहशत का माहौल है, लेकिन फिर भी अम्बा इतनी रात गए बिना डरे कहाँ जा रही है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसका पीछा करूं, लेकिन जब उस रात जंगल में मैंने उसे देखा, तब मुझे समझ में आया कि अम्बा ही सभी गांव वालों को मारकर चैन की नींद सो रही है। उस रात भी अम्बा के हाथ में खंजर देखकर मैं उससे पूछने ही वाला था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछ पाता, दरोगा साहब वहां आ पहुंचे।
उन्हें देखकर मैं वहां से भाग निकला। इतनी ही बातें हुई थी कि तभी वहां भूरा पहुंच गया। भूरा ने कहा कि रंगा सच कह रहा है मासा। भूरा ने आगे बताया कि हाँ मासा, मैं अम्बा से मिलने थारे ही घर आ रहा था कि तभी अपने गांव का खबरी वो भंडारी ने मुझे बताया कि अरे भूरा, यहाँ क्या कर रहा है। भूरा ने कहा कि भंडारी, यह अम्बा के घर ताला क्यों लटका है, कोई नहीं है क्या। तब भंडारी ने कहा कि बड़ा मासूम बन रहा है, जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं। इतना सुनकर भूरा आश्चर्यचकित हुआ और उसने कहा कि क्या पता नहीं, साफ साफ बोल भंडारी, क्या बात है। तब भंडारी ने कहा कि अरे अम्बा के पीछे पुलिस पड़ी है, सुनने में आ रहा है कि उसने ही गांव वालों को मारा है। अब क्या पता, जब से ये बात सुना हूँ मेरा तो दिल टूट गया। मर्दों को ही मार रही है, जाने किन किन मर्दों से इसके संबंध रहे होंगे। मैं तो अम्बा को शरीफ सीधी समझा था और ये सबसे इशक लड़ा रही है। ये सुनकर भूरा गुस्से में भंडारी का कॉलर पकड़ लेता है। जुबान संभाल कर बोल भंडारी, नहीं तो यहीं गाड़ दूंगा। भंडारी बोला, अरे जा, तू क्या मारेगा मुझे, तेरे साथ भी तो धोखा ही हुआ है, उस अम्बा ने किया है। और ये बात मैं ही नहीं बोल रहा, सारा गांव बोल रहा है। जा जाके सबको मार दे, आया बड़ा। और यकीन ना हो रहा हो तो आम के बगीचे में जाके देख, पूरी पुलिस फोर्स लगी है उस बज्जात को ढूंढने में। ये सुनकर मैं तुरंत ही यहाँ आ पहुंचा। मासा, क्या अम्बा ने सच में सबको मारा है? भूरा ने बड़े ही उदास मन से मंत्रा से पूछा। फिर रंगा ने भूरा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर भूरा के भी पैर के नीचे से जमीन निकल गई। मगर मंत्रा को अभी भी भरोसा नहीं हुआ और वो किसी के बातों पर नहीं आई। अम्बा को ढूंढने लगी। साथ ही भूरा और रंगा भी अम्बा को बगीचे में खोजने लगे। कुछ ही समय बाद फिर रंगा ने भूरा को कहा कि अगर अम्बा मिल गई तो उसे पुलिस उठा ले जाएगी। लेकिन भूरा ने कहा कि जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल अम्बा को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। कुछ समय बाद ही अम्बा को ढूंढते ढूंढते सभी थक चुके थे। काफ़ी रात भी हो चुकी थी, मगर अम्बा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मंत्रा उसे ढूंढते ढूंढते जंगल में काफ़ी दूर निकल आई। आंखों में आंसू लिए बस अम्बा अम्बा ही पुकार रही थी। माँ के दिल पर झुर्रियाँ चल रही थी। उसे इस डर का सामना करना था। उसे वो डर सता रहा था कि कहीं अम्बा को पुलिस ढूंढ रही है, अगर वो मिल गई तो उसका क्या हाल होगा। और इस जंगल में अम्बा कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, न जाने अम्बा किस हाल में होगी। क्योंकि मंत्रा का दिल इस बात की गवाही नहीं दे रहा था कि अम्बा ने किसी को मारा है। चलते चलते मंत्रा की नज़र एक विशाल बरगद के पेड़ पर पड़ी, जो कि जंगल के दूसरे छोर पर था। वो पेड़ काफ़ी सालों से उस जगह पर था। वहाँ साधु संत अघोरी निवास करते थे। वो वहाँ बैठकर अपनी पूजा अर्चना किया करते थे। मंत्रा ने देखा कि पेड़ के नीचे चबूतरे पर अम्बा बेहोश पड़ी थी और उसके हाथ खून से सने हुए थे। वो खुद भी पूरी तरह जख्मी थी। उसे ऐसी अवस्था में देख मंत्रा दौड़ती हुई उसके पास गई। बोली, अम्बा उठ बेटी। मंत्रा उसे होश में लाने की पूरी कोशिश कर रही थी कि लेकिन अम्बा बेसुध पड़ी हुई। तनिक ही देर हुई थी कि भूरा और रंगा भी वहां आ पहुंचे। वो दोनों ने जब अम्बा को देखा तो वो भी अचंभित रह गए। भूरा ने कहा कि मासा, अम्बा यहाँ, वो भी इस हालत में। मंत्रा ने कहा, भूरा जल्दी उठाओ इसे और कहीं सुरक्षित जगह ले चलो, इससे पहले कि दरोगा साहब को ये पता चले कि अम्बा यहाँ है। भूरा ने कहा, जी मासा। भूरा और मंत्रा दोनों ने अम्बा को उठाकर पास के एक खंडहर में ले गए और ले जाकर खंडहर के रास्ते को बंद कर दिया, ताकि दरोगा साहब और सरपंच की नज़र इस खंडहर पे ना पड़े। उधर दरोगा साहब थक हार कर खुद ही खोज खोज कर अम्बा को बेसुध हो चुके थे और अंततः वो जंगल से बाहर निकल आए।
लेकिन अम्बा के घर के बाहर सिपाहियों का पहरा लगवा दिया और सभी को सख्त हिदायत दे दी कि जब कहीं भी अम्बा दिखाई दे तो उसे तुरंत ही हिरासत में ले ले। थोड़ी ही देर बाद अम्बा होश में आ गई। जब उसकी आंखें खुलती है तो उसकी माँ उसके सामने होती है, जिसे देखकर अम्बा उससे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगती है। उसे इस कदर रोता हुआ देखकर मंत्रा अम्बा से कहती है कि अम्बा, जो हम सुन रहे हैं क्या वो सच है? क्या तूने ही? मंत्रा इससे आगे कुछ कह पाती कि तभी अम्बा ने कहा, मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अम्बा के ऐसे कहने पर मंत्रा ने समझ लिया कि गांव वालों को शायद अम्बा ने ही मारा है। शायद दरोगा साहब की बात सच है। अम्बा ने ही गांव वालों को खत्म कर दिया, जबकि सच्चाई कुछ और थी। आखिर क्या थी सच्चाई? क्या अम्बा सच में गुनहगार है या कहानी कुछ और है? एक बार फिर मैं आप सब के सब्र का इम्तिहान लेते हुए ये कहानी यहीं ख़त्म करती हूँ और वादा करती हूँ कि दूसरा अध्याय जल्द ही आप सब के समक्ष ले आऊँगी।